देखिए, कंपोनेंट ऑफ वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या है? वेब पब्लिशिंग का मतलब होता है वेबसाइट को, वेबसाइट क्रिएट करना और उसको क्या करना, होस्ट करना। होस्ट कहां पर करना? इंटरनेट पे करना। कहां पे करना? इंटरनेट पे करना। तो वेबसाइट को, अगर वेबसाइट क्रिएट करना, बनाना और बनाने के बाद होस्ट करना, जिससे वो क्या हो जाए, पब्लिक हो जाए। यानी कि बनाते समय तो वो कैसा रहेगा, लोकल रहेगा या प्राइवेट रहेगा, लोकल या प्राइवेट रहेगा। लेकिन उसको अगर मुझे क्या करना है, ग्लोबल बनाना है यानी पब्लिक बनाना है, तो हम क्या यूज करेंगे? वेब पब्लिशिंग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वेब पब्लिशिंग। मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, अगर आपको याद हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वेबसाइट को बनाने से पहले वेबसाइट प्लानिंग करते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले वेबसाइट प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग मतलब कि किस नाम की वेबसाइट बनानी है, क्या होगा फॉर्मेट, वेबसाइट बनाना है कि नहीं बनाना है, ये सारा फॉर्मेट, और क्यों बना रहे हैं, वाई एंड नेम, व्हाट इज द नेम, ठीक है, एंड हाउ, ये वेबसाइट कैसी दिखेगी। ये सारी चीजें अगर हम लोग निकालते हैं, इसी को बोलते हैं प्लानिंग। क्या बोलते हैं? प्लानिंग। मतलब वेबसाइट बनाने का तरीका, प्लानिंग। समझ गए सब लोग? वेबसाइट प्लानिंग करना। इसके बाद आता है, वेबसाइट जब प्लानिंग हो गई, डोमेन नेम प्लानिंग। मतलब डोमेन नेम का मतलब होता है वेबसाइट का नाम। ध्यान सुनिएगा, डोमेन नेम इज अ नेम ऑफ वेबसाइट, नेम ऑफ वेबसाइट विच इज विच इज accessible by users of इंटरनेट। हाँ, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डोमेन नेम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डोमेन नेम, व्हाट इज डोमेन नेम। तो हम डोमेन नेम क्या बताएंगे? व्हाट इज डोमेन नेम क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि वेबसाइट का जो नाम होता है, जिसके द्वारा वेबसाइट को यूजर्स क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। वेबसाइट को यूजर क्या कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है। जैसे जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट का नाम रखा एक्स वाई जेड। तो जब मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया एक्स वाई जेड, ये जो प्रोजेक्ट बनाया है मैंने, उसका नाम क्या है? एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड हम जानते हैं बस। लेकिन जो दुनिया में और लोग हैं, जैसे कि इंटरनेट पे जो लोग हैं, इंटरनेट पे इस एक्स वाई जेड को तो नाम को एक्सेस करेंगे नहीं। तो एक्स वाई जेड का नाम अगर मैंने यहां चेंज करके मान लो रख दिया मैंने आईसीएस, तो इंटरनेट पे इस प्रोजेक्ट को, जिस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एक्स वाई जेड है, उसको किस नाम से जाना जाएगा? आईसीएस के नाम से। तो जिस नाम से इंटरनेट पे एक्सेस किया जाएगा, जाना जाएगा, यानी जो ग्लोबल नेम होगा, वही होगा हमारा क्या? डोमेन नेम। डोमेन नेम। तो आपसे कहा जाए कि डोमेन क्या है, तो हम कहेंगे डोमेन इज अ नेम ऑफ वेबसाइट विच इज ग्लोबली एक्सेस बाय द इंटरनेट यूजर्स। कहानी क्लियर है सबको? तो डोमेन नेम क्या है, समझ में आ गया? यानी किस नाम की वेबसाइट बनानी है, ठीक है। देखो, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक कंपनी का नाम रखना है, एक क्या बनाना है, कंपनी बनानी है। तो अगर आपको कंपनी बनानी है, तो ये बताओ, कंपनी का कोई नाम रखोगे कि नहीं रखोगे, अच्छा सा ढूंढ के, कि ऐसे ही बस मूड बना, बस हमने क्या क्या कंपनी डाल दी? क्या करेंगे बताओ? एक नाम अच्छा सजेस्ट करोगे ना, एक बेस्ट नेम ढूंढोगे। तो जो बेस्ट नेम हुआ, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेस होगा,
जिस नाम से कंपनी का नाम रखा जाएगा उसी को हमने बोला डोमेन, यानी बेस्ट नेम जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे अरुण सर ने क्या किया है, आईसीएस नाम क्या किया है, रजिस्टर किया हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा आईसीएस के ऊपर लिखा रहता है टीएम, ट्रेडमार्क, देखा है। तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन। तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब बात ये आ रही है कि सर अगर हमने प्लानिंग कर ली, वेबसाइट का नाम बना लिया, अब इसके बाद क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे। रजिस्ट्रेशन क्यों कराना है, रजिस्ट्रेशन हम वेबसाइट का इसलिए कराते हैं जिससे कोई और उसका यूज ना कर पाए, यानी यूनिक हो ये नाम। कहां पर यूनिक हो, इंटरनेट पर, जिससे वो क्या बन सके, ग्लोबल ब्रांड बन सके। क्या बन सके, ग्लोबल ब्रांड। तो आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद आता है, करते हैं वेब होस्टिंग। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब क्या करेंगे, वेब होस्टिंग करेंगे। तो वेब होस्टिंग मतलब हुआ वेबसाइट को होस्ट करना, और वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा वेब स्पेस। क्या चाहिए होगा, वेब स्पेस। और वेब स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे गोडैडी है, होस्टिंगर है, ठीक है, वेबसाइट, ऐसे बहुत सारी क्या हैं, वेबसाइट के नाम हैं। स्टैक ओवरफ्लो भी है, वो भी क्या करता है, वेबसाइट को होस्ट कर देता है। समझ में आया सबको। ठीक है ना। तो आपसे नाम पूछा जा सकता है, कुछ नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना। तो वेबसाइट, जैसे आपसे वेबसाइट होस्टिंग का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, जैसे एक है ब्लू होस्ट। क्या है, ब्लू होस्ट, वेबसाइट होस्टिंग कंपनियों के नाम है, ठीक है। तो ये भी कहीं नोट कर लेना, वेबसाइट होस्टिंग कंपनी, ब्लू होस्ट, होस्ट गेटर, होस्टिंगर, अभी नाम मैंने बनाया था, होस्टिंगर, होस्ट गेटर, होस्टिंगर, ठीक है, होस्ट बेंड्स, ड्रीम होस्ट, क्या होता है, ड्रीम होस्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारी साइट के नाम हैं, ठीक है ना। ग्रीन ग्रीन गीक्स है, ग्रीन गीक्स, दीज आर द नेम ऑफ वेब होस्टिंग साइट्स। नोट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग, पहले ये बताओ, नोट कर रहे हो सब लोग। नोट जरूर कर लेना। चल, तो इसका मतलब हुआ कि पहले वेबसाइट हमने क्या कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वेबसाइट बनाने के लिए हमने वेबसाइट का नाम रखा, उसकी प्लानिंग करी, फिर उसका हमने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर वेबसाइट को क्या करने जा रहे हैं, होस्ट करने जा रहे हैं। तो होस्टिंग के समय में पहला जो पेज होता है, वेब पेज का पहला जो पेज होता है वो हमारा इंडेक्स पेज होता है। इंडेक्स फाइल होती है, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट फाइल जो हमारी रन होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट फाइल होती है वो हमारी क्या होती है, हमेशा इंडेक्स फाइल। सबसे पहले जो पेज हमारा वेबसाइट का खुलता है वो कौन सा होता है, इंडेक्स फाइल होती है, ठीक है। अब क्या करना है, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, डिजाइन करेंगे। डिजाइन मतलब उसका लेआउट डिजाइन करना, स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर या लेआउट, ये सब काम किससे करेंगे, वेब डिजाइन से। और फिर बाद में क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट करते समय हमें ध्यान रखना है, दो तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्टैटिक डेवलपमेंट और एक डायनेमिक डेवलपमेंट। स्टैटिक में हम लोग केवल एचटीएमएल वगैरह यूज करते हैं, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, इन सब का यूज करते हैं। और डायनेमिक में एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट,
CSS ये सब तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ जैसे कि सर्वर साइड लैंग्वेज PHP, JSP, ये सब हम यूज करेंगे, जिससे क्या बन जाएगी डायनेमिक। और डायनेमिक का मतलब होता है जिसका कंटेंट चेंज होता रहता है, चेंज हो सके, कंटेंट ऑटो चेंज हो सके। समझ गए? इसके बाद आता है प्रमोशन। वेबसाइट बनाने के बाद बस केवल वेबसाइट बना के छोड़ नहीं देना है। जैसे कोई कंपनी आप लोग खड़ा करते हो, कोई भी कंपनी अगर बनाते हो, स्टार्ट करते हो, तो कंपनी का प्रमोशन वगैरह करोगे कि नहीं करोगे, जिससे नंबर ऑफ पर्सन इसको यूज करें, बहुत सारे यूजर यूज करें इसको। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि प्रमोशन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वेबसाइट, वेब पब्लिशिंग का मतलब होगा प्रमोशन करना। प्रमोशन करेंगे, और प्रमोशन करने के बाद जब यूजर इसको यूज करेगा, तो बाद में अगर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी तो मेंटेनेंस करना, यानी मॉडिफाई करना। अब ऐसा तो है नहीं कि वेबसाइट एक बार हमने बनाकर छोड़ दी फिर हमने कभी मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो मॉडिफाई करना, या उसमें कुछ अपडेट करना, या कुछ अल्टर करना, चेंजेस करना। जैसे कोई वेबसाइट हमने बना ली, मान लो ये वेबसाइट बनी, हमें पता चला कि यहाँ पर वेबसाइट का नाम था xyz.com। अब हमें लेआउट हमने ऐसा सेट किया था, अब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये वाला जो लेआउट है इधर रखना है, मुझे इधर भी रखना है। तो ये जो डिजाइनिंग हम लोग चेंज करें, लोगो हमको यहाँ लगाना है, तो ये जो हम लोग डिजाइन चेंज करें, लेआउट चेंज करें, इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस। या कलर वगैरह चेंज करना, मॉडिफाई करना, स्ट्रक्चर चेंज करना, ये सारा काम हम करेंगे वेब पब्लिशिंग के अंदर। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है सबको? किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। मैंने ये टॉपिक लिखा है, ठीक है। देखो, आपके ओ लेवल में पेपर में आएगा, जैसे मान लो पेपर में ऐसे आ सकता है, पेपर में आ गया व्हाट इज वेब पब्लिशिंग एंड डिफाइन इट्स कंपोनेंट्स। अब ये मान लो, ये क्वेश्चन जो आया है, ये मान लो 8 मार्क्स का आया है। बताओ, 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया तो क्या करोगे आप लोग इसमें? क्या करोगे? पहले वेब पब्लिशिंग क्या होता है ये बताओगे? बताओगे ना पहले वेब पब्लिशिंग क्या होता है? रिप्लाई करो ओ लेवल वाले जल्दी से। ठीक है, पहले बताओगे वेब पब्लिशिंग क्या होता है। और वेब पब्लिशिंग मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है, यहां देखो, ये देखो, वेब पब्लिशिंग मैंने लिखवाया है कि नहीं? ये देखो क्या है, ये देखो वेब पब्लिशिंग मैंने लिखवाया है, ये पूरी डिफिनीशन यहां तक है। तो वेब पब्लिशिंग क्या होता है ये पहले बता देना, ठीक है। जब ये हो जाए तो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद बताओगे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये रहे कंपोनेंट्स। और इन कंपोनेंट्स के बारे में डिफाइन करना पड़ेगा, जो बातें मैंने अभी बताई ना, उसी चीज को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे ना? आप कर लोगे इसको डिफाइन? वेरी गुड। सारा डिफिनीशन आपको डिफाइन कर देना। तो ये 8 नंबर के मार्क्स के, मान लो 8 मार्क्स के आते हैं, तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब आइए जरा, जब हम वेबसाइट, देखो वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो उस समय क्या चीजों को ध्यान रखना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं या कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो जब वेबसाइट बनाएंगे ना, तो वेबसाइट बनाते समय क्या चीजों को ध्यान रखना होता है, यानी वेबसाइट डेवलपमेंट के समय हमें किन चीजों को ध्यान रखना होता है वेबसाइट डिजाइनिंग के समय, ये हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, हमें ये भी दिमाग में होना चाहिए कि वेबसाइट जब हम बनाएंगे फ्यूचर में, तो कैसी वेबसाइट बननी चाहिए, किस पे क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट, ये नोट कर लो जल्दी से, मैंने 8-10 पॉइंट लिखे हुए हैं। वेबसाइट पब्लिशिंग, वेबसाइट डिजाइन एंड कंसिडरेशन, यानी व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच वी फोकस ड्यूरिंग डिजाइन द वेबसाइट। वेबसाइट डिजाइन करते समय क्या चीज हमें ध्यान रखना है, ये चीज बताया जा रहा है किससे, इन पॉइंट्स से। नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, अब देखिए। हाँ ठीक है, अगर ये सारे पॉइंट्स हो गए तो एक एक करके समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो देखिए जरा इनको हम कैसे बताते हैं, समझा देते हैं आप लोगों को। देखो, सबसे पहली बात, हम्म, सबसे पहली बात, जब भी हम वेबसाइट को डिजाइन करेंगे ना, तो वेबसाइट डिजाइन करते समय इजी नेविगेशन होना चाहिए। इजी नेविगेशन मतलब उसमें बुकमार्क्स होने चाहिए, हाइपर लिंक्स होने चाहिए, मतलब हम आसानी से काम कर सकें। मतलब बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए कि यूजर परेशान हो जाए। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि मतलब क्या होना चाहिए। इजी नेविगेशन का मतलब क्या है? विकिपीडिया, मान लो कंप्यूटर पे जाना है, विकिपीडिया पे पढ़ना है कंप्यूटर को, क्लिक करो जरा, देखो सिंपल सा फॉर्मेट। अब इसको आप देखो अगर ध्यान से, तो सिंपल सा फॉर्मेट है जिसमें देखो कोई मेनू वगैरह ज्यादा नहीं है, सीधा बता रहा है कंप्यूटर क्या होता है, पढ़िए। अब आपको मन में आया कि सर डिजिटल कंप्यूटर पढ़ना है, ये देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन क्या होता है, या ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो मैंने क्लिक किया, देखो मैं प्रोग्राम्स पे चला गया, चला गया प्रोग्राम पे। इसको क्या बोलते हैं? बुकमार्क, हाइपर लिंक्स, ये सब क्या है? हाइपर लिंक है, हाइपर लिंक है। अब मान लो मैं इस पे बुकमार्क पे क्लिक करना चाहता हूं, देखो मान लो मुझे हिस्ट्री पढ़नी थी बहुत सारी, मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, तो क्लिक करो, देखो आपका पेज वही स्क्रॉल हो गया और आप कहां पहुंच गए? मॉडर्न कंप्यूटर पे पहुंच गए। ये क्या है? बुकमार्क है, दिख रहा है? बैक करने पे हम बुकमार्क से हट के यहाँ पे आ गए, मोबाइल कंप्यूटर पे क्लिक किया, मोबाइल कंप्यूटर पे पहुंच गए। दिख रहा है सबको? तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये क्या है? इजी नेविगेशन है, यूजर को काम करना आसान हो जाता है, अलग अलग मेनूज नहीं दिए गए। यही कह रहा है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट कह रहा है इजी नेविगेशन होना चाहिए, बुकमार्क्स और हाइपरलिंक वगैरह का यूज करना चाहिए। ठीक है ना? दूसरा था रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन जानते हो ना सब लोग, कि वेबसाइट का जो लेआउट है वो देखो, ये देखो साइज के अकॉर्डिंग, डिवाइस के साइज के अकॉर्डिंग डेटा क्या हो जाए? अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाए। दिख रहा है ऑटो एडजस्ट? देखो अपने आप, देखो ये सेट होने पे अपने आप इमेजेस आ गई, दिख रहा है? इसी को क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिव। तो यानी जब भी हम डिजाइन बनाएं, वेबसाइट डिजाइन करें, तो कैसी होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? ये दोनों पॉइंट क्लियर है सबको? तीसरा पॉइंट कह रहा है सेम कलर स्कीम, कह रहा है रिस्पॉन्सिव बनाना चाहिए वेबसाइट को। ये सेकंड पॉइंट ये कह रहा है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि वेबसाइट का जो लेआउट होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू डिवाइस साइज, देखो साइज के अकॉर्डिंग, ये देखो हमारा ब्राउजर को देखो, ब्राउजर की साइज देखना ध्यान से, देखो मैं कम कर रहा हूँ, देखो अपने आप अरेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो कंटेंट, अंदर का कंटेंट देखना ध्यान से, देखो अपने आप सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखो, ये देखो। पहले शुरू में कैसा था? शुरू में ऐसा था, ध्यान से देखना, शुरू में कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है और बगल में देखो इमेज है, बगल में ये जो वाला बॉक्स है कहाँ पर है? यहाँ पर है। लेकिन जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, देखो छोटा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अभी कंटेंट इधर है, यहाँ पर ये है। अब देखो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। आपने देखा कि जो कंटेंट था ना, ये वाला जो कंटेंट है वो नीचे आ गया, आ रहा है? ये देखो आ गया ना? इसी को क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिव। अपने आप देखो सेट हुआ और कंटेंट खराब नहीं हुआ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है सेम कलर स्कीम। सेम कलर स्कीम का क्या मतलब होता है? कि पूरे वेबसाइट में एक ही कलर स्कीम यूज होना चाहिए। मतलब ऐसा कलर यूज ना करो जो देखने में बकवास लगे। जैसे
आप ध्यान से देखो इस वेबसाइट को, कितना अच्छी वेबसाइट बनी हुई है कि कलर कॉम्बिनेशन ध्यान से देखो, ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट पूरे में है, यहां तक कि जो लोगो भी बना हुआ ना वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है, ध्यान से देखो। अच्छा जरा सोचो, अगर यहां पर एक लोगो बनाया गया होगा रेड कलर का बना होता, यहाँ रेड कलर का दिख रहा होता, तो वेबसाइट अजीब सी लगती है आपको देखने में, लगता कि अरे यार ये क्या है, ये कंटेंट लिखा और ये देखो रेड कलर का दिख रहा है, एकदम दूर से ही आंखों को चुभता। दूसरी बात देखो ध्यान से, जो भी कलर्स यूज होने चाहिए, जैसे कि मान लो मैं फेसबुक पे जाता हूँ, फेसबुक पे जाता हूँ, तो फेसबुक के साइट पे जब जाओगे तो आपने देखा होगा कि इसका जो लेआउट है, ध्यान से देखो, ये देखो कितना आसान सा लेआउट रखा है, ठीक है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाओ जरा, देखो ये लेआउट देखो कितना आसान सा है, एकदम व्हाइट कलर का है, ट्रांसपेरेंट है। अब ये देखो जरा सोचो, इसको मैं रेड कलर का अगर बना दूं या येलो कलर का बना दूं तो अजीब सा नहीं लगेगा देखने में? लगेगा, बिल्कुल। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं सेम कलर स्कीम, यानी कि सभी जगह पर पूरी वेबसाइट में एक जैसा कलर ही यूज करना चाहिए। अगर ब्लैक कलर से ब्लैक और व्हाइट लग रहे हो तो ब्लैक एंड व्हाइट पूरे में। कहानी समझ में आ रही तीनों? चौथा पॉइंट कह रहा है अवॉइड टू यूज डार्क कलर्स इन द वेबसाइट, यानी वेबसाइट में डार्क कलर यूज नहीं करने हैं। डार्क कलर यूज ना करने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप खुद सोचिए, अगर आप कपड़े पहन के निकलो और रेड कलर का शर्ट पहन लो और येलो कलर का पैंट, रेड कलर का शर्ट और येलो कलर का पैंट, इमेजिन करो अपने आप को कैसा लगोगे? ठीक है, कार्टून लगना है नहीं? चश्मा ऊपर से लगा दो, एक ब्लैक कलर का चश्मा भी लगा लिया, अब और खतरनाक लग रहा है नहीं? तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, यानी डार्क कलर्स वेबसाइट में यूज नहीं करने हैं, क्योंकि ये आंखों को क्या करते हैं, चुभते हैं और ये अच्छे नहीं लगते। तो किसी भी वेबसाइट पे आप जाओ, जैसे गूगल है, फेसबुक है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, शॉप क्लूज है, ये सभी क्या करते हैं, आपने देखा होगा सिंपल एंड सोवर कलर यूज करते हैं। सिंपल कलर, कौन से कलर? सिंपल एंड सोवर कलर। समझ में आ रहा है सबको? कहानी क्लियर हो रही है सबको? हम्म। अगला पॉइंट आता है, कंफर्टेबल यूआई होना चाहिए, यूजर जो इंटरफेस होना चाहिए ना, कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल किसके लिए? यूजर के लिए। मतलब उसको इधर उधर बहुत ज्यादा मूव नहीं कराना है यूजर को, यूजर को यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है, यूआई यूजर इंटरफेस देना है, जिसमें जैसे कि बटन्स बने हों, चेक बॉक्सेस लगे हों, रेडियो बटन्स लगे हों, डायरेक्टली काम हो जाए, ठीक है ना? ज्यादा हम उनको ऐसा वेबसाइट नहीं देना है जहां पर मूवमेंट करने में उनको प्रॉब्लम हो, कर्सर इधर से उधर मूव हो जाए, उनको पता ही ना चले कहां पर है। तो कंफर्टेबल यूआई यूजर इंटरफेस होना चाहिए, जो इस पे यूजर आसानी से काम कर सके। क्लियर हुआ? कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए क्या करना है, वेबसाइट बनाते समय यूजर को अलग अलग जगह पर हिंट्स वगैरह देने हैं। अब कैसे पता चलेगा कि आसान करना है? तो हिंट्स देने हैं, गाइड करते रहना है बीच बीच में, गाइड करते रहना है। गाइड मतलब कि जैसे ही यूजर आए तो वो उससे पूछे, जैसे चैटबॉट देखा होगा, चैटबॉट्स, चैटबॉट्स क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं नेविगेशन कराने में, मूव कराने में काम आते हैं। ओले वाले पता नहीं कहाँ हैं, गायब हैं, समझ ही रहे हैं कि नहीं पता नहीं। चलो, ओके ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। बिल्कुल। अब देखिए, कंफर्टेबल यूआई। अगला आता है गुड कंटेंट अकॉर्डिंग टू यूजर और विजिटिंग वेबसाइट। वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे हम जाएं उस वेबसाइट पर कंटेंट जो होना चाहिए उससे मिलता जुलता होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई, जस्ट इमेजिन करो, वेबसाइट मैंने बनाई है कंप्यूटर की, कंप्यूटर की वेबसाइट, और यूजर पढ़ने क्या आया है कंप्यूटर, और उस पर पता चला कंप्यूटर के बारे में, आप मोबाइल वगैरह के बारे में पढ़ा रहे हो, मोबाइल के बारे में, टाइप्स ऑफ मोबाइल, मोबाइल का जनरेशन क्या है, ये सब पढ़ा रहे हो, क्या ये वेबसाइट हमारे काम की है? क्या यूजर के काम की है ये वेबसाइट? यूजर पढ़ने आया था कंप्यूटर और आप उस पर इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हो, मोबाइल के बारे में, क्या ये काम की रहेगी? नहीं।
तो कह रहा है गुड कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, बकवास नहीं होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर कंप्यूटर के बारे में पढ़ने आए तो टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, मतलब हमें कंटेंट जो है कंप्यूटर के बारे में ही मिलना चाहिए और अच्छा मिलना चाहिए डेटा। जैसे आप लोगों से कहा जाता है आंसर लिखने के लिए, तो आंसर लिखने के लिए अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज, मान लो वेब पब्लिशिंग मान लो, या पूछा गया व्हाट इज वेबसाइट, तो सीधे आपको वेबसाइट बताना है, ना कि पूरा माहौल बनाना है। पहले इंटरनेट बता रहे हैं, फिर उसके बाद इंटरनेट ब्राउजर बता रहे हैं, फिर ब्राउजर बताने के बाद फिर वेबसाइट बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, केवल वेबसाइट चाहिए। तो गुड कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए यूजर के लिए, यूजर तुरंत पढ़े और समझ जाए, यानी फालतू की चीजें उसमें नहीं रखना है, अनवांटेड डेटा नहीं रखने हैं जिसपे हम विजिटर विजिट करने आया है। आई थिंक समझ गए होगे सब लोग। तीसरा, वेबसाइट का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, यानी फास्ट लोड होना चाहिए, क्विक लोड होना चाहिए उसमें। लोडिंग क्या होनी चाहिए, फास्ट होना चाहिए, वेबसाइट तेजी से खुले और कंटेंट उसका तेजी से ओपन हो जाए। अब ऐसा ना हो कि वेबसाइट हम खोलने के लिए बैठे हुए हैं और हमारी वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही है सही से, और अगर ओपन भी हो रही है तो उसका कंटेंट शो नहीं हो रहा है या उसका इमेजेस नहीं आ रही हैं। तो अगर इमेजेस वगैरह नहीं आ रही हैं, कंटेंट शो नहीं हो रहा है, तो उस वेबसाइट के ओपन होने कोई मतलब नहीं है। तो कह रहा है कि क्विक परफॉर्मेंस होना चाहिए, तेजी से ओपन होना चाहिए। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना। अवॉइड टू यूज अननेसेसरी अलर्ट और डायलॉग और पॉपअप बॉक्सेस। पॉपअप बॉक्सेस फालतू के नहीं ओपन होने चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारी वेबसाइट पे आने लगते हैं एड्स, ऐड आते हैं ना, ऐड, तो आप पता चला ऐड इतना भरा हुआ है आपकी वेबसाइट पे कि आप उसी पे परेशान हो। जैसे मैं देखो एग्जांपल दिखाता हूं कि यूजर फ्रस्ट्रेट हो रहा है। कैसे, ये देखो, जैसे मान लो मैं सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे जाता हूं। अब देखो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे अब जब जाओगे तो ये देखो आ गए ना मेनूज वगैरह, ये सब आ गए, ये देखो भर गया पूरा, ये देखिए ये सब आने लगा लगातार। अब मैं किसी पर भी क्लिक कर दूं मान लो, तो ये देखो क्लिक किया, ये देखो कंटेंट यहाँ पर, ये देखो लेबल वगैरह आ गए, ये देखो सब आने लगे, ये देखो पूरा भर गया बगल में, ये देखिए दिख रहा है सबको। ये जो पॉपअप बॉक्स, इसी को बोलते हैं पॉपअप बॉक्स। ये देखो बहुत सारे बॉक्सेस खुल के आ रहे हैं सामने। क्या हो रहा है, हम पढ़ने कुछ और आए हैं और कंटेंट पे ये पहले से ऑलरेडी इतना सारा डेटा भरा हुआ है, तो हमें ढूंढने में दिक्कत हो रही है। नहीं, एड यूजर नहीं जनरेट करता है, ये वेबसाइट बनाने वाला जनरेट करता है ना। तो यूजर को कोशिश करना है कि यूजर के कंटेंट में जो है ये हस्तक्षेप ना करे, यानी डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। पतला लिख, वो गलती से कहीं गलत दबा दिया, देखो ट्राई पे चला गया, तो ये देखो यहीं चला जाएगा, ट्राई नाउ। हाँ, यही मैं ऐड की ही बात कर रहा हूं। तो अगर ये फालतू के ऐड आने लगेंगे तो यूजर के लिए गड़बड़ है ना। तो बहुत सारे फालतू के ऐड भी नहीं आने चाहिए, ये कह रहा है अवॉइड अननेसेसरी अलर्ट बॉक्सेस या पॉपअप विंडोज। पॉपअप डायलॉग, पॉपअप मतलब होता है जो सामने ऊपर खुल के आ जाते हैं आपके सामने। आपने देखा होगा कई सारे फॉर्म होते हैं ऐसे, जिसपे वेबसाइट पे खुल के बहुत सारे फॉर्म आ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। अगला कह रहा है यूज टू शो एरर पेजेस टू शो एनी एरर। अगर कोई एरर आ रही है, तो वेबसाइट पे अगर किसी तरीके की एरर आ रही है, तो हमें क्या करना है, एरर पेज बनाना है। एक होता है एरर पेज, एरर पेज एक बनानी है, जहां पर एरर आने पे सीधे वहां पर क्या करना है, भेज देना है। और वहां पर एरर प्रॉपर दिखना चाहिए यूजर को प्रॉपर एरर दिखना चाहिए, जिससे वो समझ पाए कि कहां पर गलती हो रही है, जिसको वो सही कर सके। समझ गए सब लोग? यानी एरर भी प्रॉपरली शो होना चाहिए, यूजर को समझ में आना चाहिए कि गलती कहां पर हो रही है। ठीक है, एंड लास्ट है, हाँ नए पेज में बना करके एक बनाएंगे। लास्ट है, हमें अननेसेसरी इनपुट्स वगैरह और इंफॉर्मेशन नहीं लेना है यूजर से फालतू का इंफॉर्मेशन नहीं भरवाना है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, ये बताओ, फेसबुक का मान लो पेज है, फेसबुक का पेज हमें फॉर्म भरवाना है, साइन अप का पेज है। साइन अप का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना।
क्या करना, रजिस्टर करना। अब रजिस्टर करते समय ये बताओ, मुझे नेम रखना है, ये तो समझ में आ रहा है। मेरे फादर नेम से कोई मतलब है इसको? मेरे फादर नेम, मदर नेम, क्वालिफिकेशन, इन सब की जरूरत है क्या? नो। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमें भरवाने की जरूरत नहीं है। ओनली नेसेसरी इनपुट्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर, यूजर से केवल जो जरूरत की चीजें हैं वही लेनी है। जैसे फेसबुक का साइन अप पेज है, तो साइन अप पेज में हमें करना है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन में मेरे नाम की जरूरत तो है, मेरे डेट ऑफ बर्थ की जरूरत हो सकती है, लेकिन मेरे क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं, मेरे मदर नेम से कोई मतलब नहीं, मेरे फादर नेम से कोई मतलब नहीं। अब इसका कोई बॉक्स बनाने की जरूरत है नहीं है। तो फालतू के डेटा इनपुट यूजर से नहीं कराना है। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। समझ में आया? पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब भरवाने लगे यूजर से, फालतू नहीं लगेगा यूजर को कि भैया ये बताओ आधार कार्ड की जरूरत क्या है यहाँ पे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब की जरूरत है? किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो इसको रखने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? ये 10 पॉइंट मैंने लिखवाया है, इन 10 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। वेबसाइट बनाते समय, जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे, तो वेबसाइट बनाते समय इन 10 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, तो हमारी वेबसाइट और परफेक्ट और अच्छी बनेगी, और यूजर के लिए भी अच्छी होगी, यूजर फ्रेंडली होगी। समझ में आई बात? और जब यूजर फ्रेंडली होगी तो ज्यादा से ज्यादा इसको यूज किया जाएगा, और जब यूज ज्यादा किया जाएगा तो इसकी परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। जब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा। जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो उस पर जो रेवेन्यू हो रहा है, रेवेन्यू यानी फायदा जो हो रहा है, वो भी बढ़ेगा। तो आई थिंक ये समझ पा रहे होंगे, ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। चलिए, तो बस आज इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ठीक है ना? चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।